हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल की नोट्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने ये टॉपिक कवर किए थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेस्ट ऑफ कंक्रीट के बारे में, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। टेस्ट ऑफ कंक्रीट में वर्केबिलिटी के जो टेस्ट थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ के बारे में कवर करेंगे। स्ट्रेंथ में हमारा आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आ जाता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद में हम जो टेस्ट करते हैं कंक्रीट के, उसमें आ जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट IS कोड 516 कवर करता है और इसमें जो क्यूब का साइज है 150 mm का हम क्यूब यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। 100 mm का क्यूब भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि जो एग्रीगेट का साइज है कंक्रीट के अंदर वो 20 mm से ज़्यादा ना हो। बट बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 20 mm से कम साइज का एग्रीगेट यूज किया जाता है, जैसा कि माइक्रो कंक्रीटिंग वगैरह में हम यूज करते हैं। बट मोस्टली हम 20 mm और उससे ज़्यादा का ही एग्रीगेट साइज यूज करते हैं। तो 150 mm का ही मैक्सिमम साइज जो क्यूब का यूज किया जाता है। अगर हमारे पास एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिए जा गए हों 150 mm और 100 mm, तो हमें 150 पे ही टिक करना है। नेक्स्ट है हम सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन भी यूज कर सकते हैं। अगर सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन यूज करते हैं तो उसका डायमीटर होगा 150 mm एंड उसकी लेंथ होगी 300 mm। ये डायमेंशंस हमें याद कर लेनी है। कई बार सिलेंड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेन का साइज पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्यूबिकल का 150 mm एंड सिलेंड्रिकल का 150 mm डायमीटर एंड 300 mm लॉन्ग। एज जो होती है स्पेसिमेन की यूजुअली 7 डेज और 28 डेज के बाद हम क्यूब को टेस्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्पेसिमेंस जो हमारे पर्टिकुलर एक, अगर हमें 7 डेज के लिए सैंपल भरने हैं तो हम 3 सैंपल भरेंगे अलग अलग बैचेस से, और ऐसे ही 28 डेज के लिए 3 सैंपल अलग से भरेंगे, वो भी अलग अलग बैचेस से। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का हम यूज़ करते हैं, UTM इसको बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालने के लिए। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो है मैक्सिमम लोड अप्लाइड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन, न्यूटन पर mm² में रिजल्ट आता है। ये हमने क्यूब भरे हुए हैं साइड पे। 6 नंबर टोटल क्यूब्स हैं, 3 नंबर्स 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए और 3 नंबर्स 28 डेज स्ट्रेंथ के लिए। क्यूब्स के ऊपर प्रॉपर डेट भी लिखी जाती है जिस दिन कास्टिंग हुई है, और कौन सा ग्रेड है क्यूब का, M25 है या M30 है, वो भी इसके ऊपर लिखा जाता है, और ऑथोराइज पर्सन इसके ऊपर सिग्नेचर करता है। ये है दोस्तों यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन 2 टाइप्स की आती है, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। मैनुअल में लीवर ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आती है। हमने 7 डेज यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया है। जब हम लीवर को ऑपरेट करते हैं तो हमारी ब्लैक वाली नीडल ऊपर की तरफ जो रीडिंग इंक्रीज कर रही हैं पुश होती है, और ये रेड वाली नीडल को भी पुश करती है। जब हमारा सैंपल ब्रेक करता है तो रेड वाली नीडल जो फाइनल रीडिंग है, जो फाइनल लोड सैंपल जहाँ पे फेल हुआ है वहाँ पे आके रुक जाती है, और ब्लैक नीडल वापस से 0 पे आ जाती है। तो हम जो रेड वाली नीडल है वहाँ का लोड जो स्पेसिमेन ने लिया वो रीड कर लेते हैं। इसका जो लिस्ट काउंट है वो 5 किलो न्यूटन है। तो हमारा जो यहाँ पे लोड आया वो 400 और 14 जो हमारी डिजिट आई हैं, ये आ गया 14 × 5 70।
470 किलो न्यूटन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 470,000 न्यूटन। एरिया ऑफ स्पेसिमेन क्या था, 150 mm बाय 150 mm, जो हमने क्यूब यूज किया था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, जो हमारा आ जाएगा 20.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आता है वो है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हैं। तो ये हमें तीनों नाम याद रखने हैं, पेपर में तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के नाम से, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर। जो साइज ऑफ सैंपल है वो है 150 mm बाय 150 mm बाय 700 mm। 150 mm बाय 150 mm का क्रॉस सेक्शन है, 700 mm लेंथ है। The above sample oblique beam is subjected to 2 point loads। बीम इसलिए कहा गया है कि बीम की शेप का है सैंपल हमारा, और इसको 2 पॉइंट लोड्स दिए जाते हैं। बॉटम में भी 2 पॉइंट्स पे रेस्ट करता है। द मैग्नीट्यूड एट विच सैंपल फेल्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ रप्चर। जो मॉडुलस ऑफ रप्चर आएगा हमारा, वो आएगा PL अपॉन BD स्क्वेयर। P क्या होगा, जहां पे हमारा सैंपल फेल होगा, वो लोड जहां पे सैंपल फेल होगा। L आएगा लेंथ ऑफ स्पॉटेड स्पैन, जो ये स्पॉटेड स्पैन है इसके बीच की लेंथ। हम यहाँ पे गलती कर देते हैं, हम पूरे बीम की लेंथ जो कि 700 mm है वो मान लेते हैं, बट यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो आएगी जो स्पॉटेड लेंथ है। B है विड्थ ऑफ सैंपल और D है डेप्थ ऑफ सैंपल, जो 150 mm है। अगर हमें वैल्यूज दे दी जाए एग्जाम में और निकालने के लिए दे दिया जाए कि मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या आएगा, तो हमें वैल्यूज पुट करके सिंपली फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। IS कोड क्या कहता है, अगर हमारे पास FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्यूब की, तो हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है 0.7 √FCK। यहाँ पे FCK है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट 28 डेज। मान लो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यह हमारा M25 का मिक्स है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि M25 न्यूटन पर एम स्क्वायर हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या आएगा, 0.7 √25 इक्वल टू 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाफ ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, ये हमें याद रखना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमें 3 नाम याद रखने हैं बेसिकली, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसके बाद आएगा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये 3 तरह की टेंसाइल स्ट्रेंथ हैं, जिनमें से हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, उसको फर्दर जो 3 नामों से जाना जाता है, जिसमें आ जाता है फ्लेक्सुरल, बेंडिंग एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट। इसमें कंप्लीमेंट्री जो हमें याद रखना है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का जो फॉर्मूला होता है IS कोड के हिसाब से 5000 √FCK। जो FCK है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट 28 डेज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ASTM C496 इसको कवर करता है। दिस टेस्ट मेथड कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग ए डायमेट्रल कंप्रेसिव फोर्स along the length of a cylindrical concrete specimen। तो इसमें जो सबसे हमें इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है इसमें कंप्रेसिव फोर्स
हमारी लगती है। ये कई बार एग्ज़ाम में आया भी है, और तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं कि इसमें हम ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसमें हम कौन सी फोर्स का यूज़ करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव फोर्स। तो हमें कंप्रेसिव फोर्स पे ही टिक करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें याद करने वाली बात है। इसमें सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन होता है, उसको लॉन्गिट्यूडनली ये हमारा इसमें दिखाया गया है। सैंपल को ऐसे हम टेस्ट करते हैं मशीन के अंदर रख के। जो साइज ऑफ सैंपल है उसका डायमीटर रहता है 150 mm, लेंथ 300 mm। रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग टेस्ट 0.7 टू 1.4 मेगा पास्कल पर मिनट। मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। पर मिनट जो उसकी रेट ऑफ लोडिंग रहेगी वो ये रहेगी। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमन, जो हमारा फॉर्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2P डिवाइडेड बाय पाई L इंटू डी। इसमें P जो हमारा है वो लोड है, जब हमारा सैंपल फेल होगा, सैंपल ऐसे क्रैक कर जाएगा फेलवर पे। और L जो है लेंथ ऑफ सैंपल, D डायमीटर ऑफ सैंपल। एग्जाम्पल है इसका, अगर हमारा सैंपल फेल करता है 150 किलो न्यूटन पे, जैसे कि हमारा 150 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। 150 किलो न्यूटन पे अगर हमारा जो सैंपल है वो फेल कर जाता है, तो हमारी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या आएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय P हमारा है 150 किलो न्यूटन, न्यूटन की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाय पाई इंटू 300 इंटू 150, तो रिजल्ट आ जाएगा 2.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Splitting tensile strength is generally greater than direct tensile strength and lower than flexural strength। ये हमें याद रखना है, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। तो ये भी डायरेक्टली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट हो सकता है। सबसे ज़्यादा हमारी जो वैल्यू आएगी वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की, उसके बाद जो आती है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जो सबसे कम आती है वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 0.5 इंटू फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट होती है। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इज यूज्ड इन डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल लाइट वेट कंक्रीट मेंबर्स। और जो इसको स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को यूज किया जाता है वो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्स निकालने के लिए भी यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल लाइट वेट कंक्रीट के अंदर और डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए हम स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे टेस्ट आते हैं वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन में करते हैं। यानी कि जो जब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका हो, उसके बाद हमें कहीं डाउट आ जाए कि हमारे किसी मेंबर में स्ट्रेंथ कम है, या कई बार कोई थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन लगा देती है कि हमें कंस्ट्रक्शन मेंबर या काम क्वालिटी जो काम की है वो अच्छी नहीं थी, तो उसको टेस्ट कराना पड़ता है कई बार। तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के साथ हम टेस्ट करते हैं। इसमें आता है रिबाउंड हैमर, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, इसको इंटीग्रिटी टेस्टिंग भी बोलते हैं, और फेरो स्कैनिंग। रिबाउंड हैमर में जो सरफेस स्ट्रेंथ का पता किया जाता है रिबाउंड हैमर के साथ, ये हमारा यहाँ पे हमने रिबाउंड हैमर के साथ एक टेस्ट किया था, ये उसका एक पिक है। जो रिबाउंड हैमर होता है उसके पीछे एक ग्राफ बना होता है ऐसे, तो जो रिबाउंड नंबर हमारा आता है टेस्ट करने के बाद, उसको हम न्यूटन पर mm जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफिकल इंटरपोलेट करके, ग्राफिकली इंटरपोलेशन के बाद। ऐसे ही जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है उसके अंदर क्वालिटी वेरिएशन, क्रैक्स और होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट का पता लगाया जाता है। ये जनरली हम जो डीप फाउंडेशंस हैं, लाइक पाइल फाउंडेशन, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इंटीग्रिटी टेस्टिंग भी इसको बोलते हैं। ये हमारा इंटीग्रिटी टेस्ट है, ये पाइल का यहाँ पे टॉप है, तो ये हम
जो मैकेनिज्म है इसके साथ इंटीग्रिटी टेस्टिंग करते हैं और इसको लैब में जाकर ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं। फिर आ जाता है फेरो स्कैनिंग। ये हमारा फेरो स्कैनिंग हमने किया है। फेरो स्कैनिंग का एक फेरो स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट पता लगा सकते हैं। इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करता। ये स्मॉल जो हम एरियाज़ हैं उसको इसमें कवर कर सकते हैं। लाइक 600 बाय 600 का इसमें एक चार्ट बना होता है और उसके ऊपर हम ये मशीन को मूव करते हैं और लैब में जाके सिस्टम के अंदर इसको इंटरपोलेटेशन करते हैं, तो वहाँ से हमारा रिजल्ट निकल आता है। फेरो स्कैनिंग एक कॉस्टली टेस्टिंग है, तो ये बहुत रेयरली ही यूज़ की जाती है। इसमें जो मेनली याद करने वाली बात है वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के नाम, कि हमारे जो टेस्ट हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वो होते कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। अगला जो टेस्ट आता है वो है कंक्रीट कोर टेस्ट। इसके अंदर जो डायमीटर ऑफ कोर है वो 100 टू 150 mm का रहता है और जो मिनिमम सैंपल्स हैं वो 3 नंबर्स रहेंगे। जब हम कोर कटिंग करते हैं और उसके बाद जब टेस्टिंग करते हैं कोर की, तो जो कोर का सैंपल है उसके ऊपर हम कैपिंग करते हैं टॉप एंड बॉटम पे, ताकि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो क्रश ना हो। जो कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर हम कैपिंग करते हैं। जो कैपिंग के बाद की हमारी कोर की हाइट है वो उसके डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए इन एनी केस। जैसे अगर मान लो हम 100 mm की कोर कट करते हैं, जो डायमीटर है, हमारी हाइट भी 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए आफ्टर कैपिंग। तो इसमें यही दिया गया है, ए कोर विच बिफोर कैपिंग हैज़ अ मैक्सिमम हाइट ऑफ लेस देन 95% ऑफ द डायमीटर और आफ्टर कैपिंग अ हाइट लेस देन इट्स डायमीटर शैल नॉट बी यूज्ड। अगर उसके इक्वल से हमारी कम होगी, डायमीटर के इक्वल से हाइट, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ कोर शैल बी ग्रेटर देन 85% ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जो एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ कोर है, अगर मान लो हम 3 कोर्स लेते हैं तो उसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो 85% ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो हमारा जो कंक्रीट का सैंपल था या ग्रेड था वो 25 M25 था और जो हमारी एवरेज स्ट्रेंथ आएगी लैब में जाने के बाद कोर के वो 21.25 से कम नहीं होनी चाहिए। 85% ऑफ 25 जो न्यूटन पर एम स्क्वायर था उसका, इस 21.25 इसका हमारा आ जाएगा कि ये इससे कम नहीं होनी चाहिए। 85% हम इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि जब हम कोर की कटिंग करते हैं तो लॉसेस होते हैं स्ट्रेंथ के, तो हम 85% ही लेते हैं। अगर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की बात करें कोर की, तो ग्रेटर देन 75% ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होनी चाहिए। ये करेक्शन फैक्टर फॉर हाइट डायमीटर रेशो का हम यूज़ करते हैं। अगर जैसे हमारा हाइट और डायमीटर सेम है तो करेक्शन फैक्टर 1 आएगा, सॉरी 0.88 आएगा। और ऐसे ही अगर जो हाइट डिवाइड बाय डायमीटर का जो रेशो बढ़ता जाएगा तो हमारा करेक्शन फैक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456 जो ग्रेड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट कवर करता है M10 से M20। फिर है स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 टू M55 और देन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 टू M80। जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है उसमें हम नॉमिनल मिक्स यूज कर सकते हैं। जो इसके अबव कंक्रीट है M20 एंड अबव, उसमें हम डिज़ाइन मिक्स ही यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स क्या है। फिलहाल हम इसमें जो है हमारा M10 का मीनिंग यहाँ पे क्या है, M इसमें है मिक्स और जो नंबर है इसके आगे 10, 15, 20 जो भी है उसका मीनिंग है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब एट 28 डेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर mm स्क्वायर।
M25 का जो, अगर हम M25 की बात करें, M25 का मीनिंग है जो 28 डेज के बाद हमारे क्यूब की स्ट्रेंथ होगी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसमें जो क्यूब का साइज रहेगा वो 150 mm रहेगा। और जो तीसरी बात याद करने वाली है वो है 28 डेज। 150 mm साइज के क्यूब की 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ होगी वो ये नंबर डिनोट करता है। फिर हमारा आता है नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स में क्या है, वॉल्यूम बैचिंग इज यूज्ड। वॉल्यूमेट्रिक हम इसको बॉक्सेस वगैरह के साथ हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेजर करके डालते हैं। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में बी यूज्ड फॉर कंक्रीट M20 और लोअर। ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि नॉमिनल मिक्स कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं, M20 और लोअर के लिए ही हम यूज करते हैं। प्रोपोर्शंस क्या है नॉमिनल मिक्स की, M5 1510, M7.5 148, M10 136, M15 124, M20 1.5 एंड 3। तो इसको याद रखने का जो सिंपल तरीका है, इसको हम दो तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे M5 से हम स्टार्ट करते हैं तो इसका है 5, हमें याद रख लेना है कि M5 में जो सैंड का क्वांटम है वो 5 है, और जैसे ही ग्रेड बढ़ेंगे हमारे ये क्वांटम घटते चले जाएंगे। M7.5 में ये 4 हो जाएगा, और M10 में 3, और M15 में 2, और यहाँ पे 1.5। इसके आगे हमें 1 रेशो आ जाएगा, और जो ये वाला है इसका डबल हो जाएगा। 5 का 10, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4, 1.5 का 3। तो इसको याद रखने का एक तरीका ये है। और आप इसको M10 से भी याद कर सकते हो। जो M10 में जो इन तीनों का सम होगा वो 10 होगा, 1 + 3 + 6 = 10। तो इसको याद रखने का एक थंब रूल है। ये कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि M20 का रेशो क्या है, M15 का रेशो क्या है नॉमिनल मिक्स में। कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। तो आपको जस्ट एक बार ये लिख लेना है, या तो आप M10 से स्टार्ट कर सकते हो, या आप ऐसे 1510 148 इससे स्टार्ट कर सकते हो M5 से। तो ये याद रखने का एक आसान तरीका है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू आउट दी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो हमारी सारी स्टेजेस हैं उसमें हमें क्वालिटी को एश्योर करना है। वर्कमैनशिप एट ऑल स्टेजेस, दैट इज बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंपैक्शन एंड क्योरिंग। जो वर्कमैनशिप है इन सभी स्टेजेस पे हमारी मेंटेन होनी चाहिए। ईच स्टेप विल बी कवर्ड बाय नेक्स्ट स्टेप शुड बी इंस्पेक्टेड। अगर हम जैसे बैचिंग करते हैं तो उसके बाद हमें मिक्सिंग करने से पहले हमें बैचिंग देख लेनी है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी जो क्वांटिटी है वो मेज़र करी गई है या नहीं। और अगर मान लो हमें कास्टिंग स्टार्ट करनी है तो हमें उससे पहले की जो स्टेज है स्टील चेक कर लेना है, शटरिंग भी हमें चेक कर लेनी है शटरिंग लगने के बाद कि जो शटरिंग है प्रॉपर प्लम में है या नहीं, लेवल में है या नहीं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक इंजीनियर का साइट पे यही काम है कि वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करता रहे प्रीवियस स्टेप की, नेक्स्ट स्टेप से पहले। ये हम एक कॉलम की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इसमें हमें जो मेनली चेक करना होता है जो मेन स्टील है वो हमारा पूरा है या नहीं, ओवरलैप प्रॉपर किए गए हैं या नहीं डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, और रिंग्स की जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर है या नहीं, जो हुक्स हैं रिंग के वो मुड़े हैं नहीं। ये हमें चीज़ें चेक करनी है। स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में क्या है, बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग एंड क्योरिंग। सबसे पहले है बैचिंग। बैचिंग को हम बोलते हैं मेजरमेंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट। इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमी।
अगर बैचिंग सही होगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी सही होगी और वर्केबिलिटी भी सही होगी और लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबल भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा। अगर इसमें हम सीमेंट की क्वांटिटी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, अगर कम डाल देंगे तो वो स्ट्रेंथ कम देगा। ऐसे ही अगर पानी की क्वांटिटी कम डाल देंगे तो वर्केबल नहीं होगा और पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो हमारा ड्यूरेबल नहीं रहेगा। उसमें जो सीमेंट का है सीमेंट पेस्ट का लॉस हो जाएगा। फॉर स्मॉल वर्क्स वॉल्यूम बैचिंग इज अडोप्टेड, जिसको नॉमिनल मिक्स भी बोलते हैं। इन वॉल्यूम बैचिंग वुडन गेज बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ये वुडन बॉक्स है, ये नॉमिनल मिक्स में यूज करते हैं। फॉर लार्ज एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स बैचिंग ऑफ मटेरियल शैल बी वेट बैचिंग। अगर हमारा जो काम है वो बड़ा काम है तो हमें वहाँ पे बैचिंग प्लांट यूज करना चाहिए। इसमें हमारा आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट भी यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कहीं पे अगर बैचिंग प्लांट एग्जिस्ट करता है रेप्यूटेड फर्म का तो वहाँ से भी लेके हम प्रोक्योर कर सकते हैं और हम साइट पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। RMC from ready mix concrete plant and concrete produced at site batching plant are comes under weight batching। वेट बैचिंग जो होती है हमारी ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है एज कंपेयर टू नॉमिनल बैचिंग। बैचिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मिक्सिंग। मिक्सिंग में दो टाइप से हम मिक्सिंग कर सकते हैं, हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग इज मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू हैंड मिक्सिंग। जो मिक्सर्स आते हैं वो टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग टाइप के हमारे मिक्सर्स आते हैं। मिक्सिंग शैल बी कंटिन्यूड अंटिल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, यूनिफॉर्म कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ मिक्स जो हमारी ऑब्टेन हो जाए तब तक हम उसको मिक्स करते हैं। जो मिनिमम हमारा टाइम है वो है 2 मिनट्स हमें मिक्सिंग करनी चाहिए। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 2 मिनट तक हमें मिक्सिंग करनी चाहिए। देन आता है कंपैक्शन। कंक्रीट शुड बी थोरोली कंपैक्टेड स्पेशली अराउंड रीइंफोर्समेंट, कॉर्नर्स एंड जंक्शंस। क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है वहाँ पे हमारा कंक्रीट है प्रॉपरली कंपैक्ट नहीं हो सकता विदाउट वाइब्रेटर, और जो कॉर्नर्स है वहाँ तक नहीं जा पाता, तो वहाँ पे हमें थोरोली कॉम्पैक्ट करना चाहिए। कॉम्पैक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं? टैंपिंग रोड्स के साथ कर सकते हैं और मैकेनिकल वाइब्रेटर के साथ हम कर सकते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेटर्स में हमारा फर्दर आता है इंटरनल वाइब्रेटर, एक्सटर्नल वाइब्रेटर, फॉर्मवर्क वाइब्रेटर भी हम इसको बोल सकते हैं, सरफेस वाइब्रेटर एंड टेबल वाइब्रेटर। इंटरनल में हमारा नीडल्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डाया की, वो एज पर जो हमारा स्टील का डायमीटर है उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं, और जो एक्सटर्नल में है वो हम फॉर्मवर्क पे ही फिक्स कर देते हैं तो उसको वाइब्रेट करके सेटल डाउन कर देता है। सरफेस वाइब्रेटर को जनरली हम रोड्स वगैरह के केस में यूज़ करते हैं, जो सरफेस के ऊपर उसको कंक्रीट को वाइब्रेट करके कॉम्पैक्ट कर देता है। टेबल वाइब्रेटर्स हमारा जनरली प्रीकास्ट कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं। ओवर वाइब्रेशन एंड अंडर वाइब्रेशन आर अवॉइडेड। जो वाइब्रेशन में हमारा मेन हमें जो ध्यान रखना है वो है ओवर वाइब्रेशन, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग क्रिएट कर देगा, और अंडर वाइब्रेशन में हमारा कंपैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। फिनिशिंग में हमें जो ध्यान रखना है वो है ओवर वर्किंग द सरफेस एंड एडिशन ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग फिनिशिंग। फिनिशिंग के टाइम पे हमें वाटर ऐड नहीं करना चाहिए और ओवर वर्किंग नहीं करनी चाहिए, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और विजुअली हमारी फिनिशिंग अच्छी दिखनी चाहिए, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। क्योरिंग अवॉइड क्रैक्स इन अर्ली स्टेजेस। जो सीमेंट है, सीमेंट सेटिंग टाइम के बाद भी हाइड्रेशन कंटिन्यू रखता है, तो अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा हाइड्रेशन के लिए तो वो क्रैक पकड़ जाएगा, तो इसलिए क्योरिंग जरूरी है। एक्सटेंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का हाइड्रेशन का जो टाइम है वो एक्सटेंड कर देती है क्योरिंग, उससे जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो बेटर रहती है। मिनिमम क्योरिंग पीरियड ओपीसी के लिए 7 डेज है और पीपीसी के लिए 10 डेज है। इससे अगर ज़्यादा भी हम क्योरिंग करेंगे तो वो अच्छा इफेक्ट देगी कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने में।
टाइप्स कौन से हैं? मॉइस्ट क्योरिंग एंड मेम्ब्रेन क्योरिंग। जो इसके दो टाइप्स हैं वो मॉइस्ट क्योरिंग एंड मेम्ब्रेन क्योरिंग है। मॉइस्ट क्योरिंग में जैसे दो एग्जांपल्स है यहाँ पे, पॉन्डिंग है, स्लैब्स वगैरह के केस में हम पॉन्डिंग करते हैं, और जूट बैग से जैसे कॉलम्स या बीम्स है हम वहाँ पे जूट बैग का यूज करके भी क्योरिंग कर सकते हैं। क्योरिंग के बाद ही हमारा जो कंक्रीटिंग का पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो पाता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क आ जाता है, वो हम पढ़ेंगे अब। फॉर्मवर्क जिसको हम शटरिंग भी बोलते हैं। फॉर्मवर्क शुड बी रिजिड ड्यूरिंग प्लेसिंग एंड कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। अगर रिजिड नहीं होगा तो वो शेप पे इफेक्ट पड़ जाएगा, कंक्रीट जो हमारा फिनिश्ड होगा। अगर बीम है, बीम के केस में हमारा रिजिड फॉर्मवर्क नहीं है, उसके फूलने के चांसेस हैं। तो हमारा जो फॉर्मवर्क है वो ड्यूरिंग प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट एंड कंपैक्शन के टाइम पे रिजिड रहना चाहिए। शुड प्रिवेंट लॉसेस ऑफ स्लरी फ्रॉम द कंक्रीट। हमारा जो स्लरी होता है, सीमेंट स्लरी, अगर वो लॉस हो जाएगा तो जो फिनिश्ड कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो फॉर्मवर्क इस टाइप से होना चाहिए कि वो स्लरी के लॉस ना हो। जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे प्रॉपर टेपिंग होनी चाहिए या नीचे पॉलीथीन का यूज करना चाहिए। फॉर्मवर्क शुड बी क्लीन एंड शुड बी ट्रीटेड विद रिलीजिंग एजेंट्स, शटरिंग ऑयल। कास्टिंग से पहले फॉर्मवर्क की क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए और रिलीजिंग एजेंट्स का यूज करना चाहिए, ताकि जो हमारा कंक्रीट का सरफेस है वो शटरिंग के साथ पकड़ ना करे। जब उसको हम खोलते हैं तो हनीकॉम्बिंग के जो निशान है वो नहीं आएंगे। डेविएशन टॉलरेंस, ये एज पर कोड है कि जो बीम और कॉलम्स के केस में डेविएशन टॉलरेंस होता है, पॉजिटिव साइड 10 mm और नेगेटिव साइड 6 mm। अगर हमारा कोई बीम है उसकी विड्थ 200 mm है, तो आफ्टर फिनिशिंग जब हम शटरिंग ओपन करेंगे, इसका जो साइज है पॉजिटिव साइज 210 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम देखा जाए तो 194 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमें फिगर याद रखना है, +10 mm और -6 mm। स्ट्रिपिंग टाइम, स्ट्रिपिंग टाइम होता है जो शटरिंग को हम खोलते हैं। Formwork shall not be released until the concrete has achieved a strength of at least twice the stress to which concrete may be subjected at the time of removal of formwork। जब हम रिमूवल करते हैं फॉर्मवर्क का, उस टाइम पे जो कंक्रीट स्ट्रेस ले रहा होता है उससे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो दोगुनी हो जाए, उस टाइम पे हम फॉर्मवर्क को निकालते हैं। मेनली जो स्ट्रेसेस होती हैं इनिशियली वो डेड लोड की वजह से ही होती हैं, जो सेल्फ वेट होता है कंक्रीट का। स्ट्रिपिंग टाइम एज पर जो कोड है वो ये है, वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स, वॉल्स एंड बीम्स। जो वर्टिकल फॉर्मवर्क्स है इसका हमारा होता है 16 से लेकर 24 घंटे तक, क्योंकि जो वर्टिकल कॉलम्स के साथ या कहीं भी वर्टिकल जो फॉर्मवर्क होता है उस पर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती। सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स, जो स्लैब का बॉटम होता है वो 3 days होता है, और सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम 7 days। इसके बाद हम अगर निकाल भी देते हैं 3 दिन के बाद, तो हमें प्रोप्स दोबारा से उसमें फिक्स कर देने हैं। जो प्रोप्स होते हैं, शटरिंग की प्लेट्स हम निकाल सकते हैं प्रोप्स, ताकि बेंडिंग मोमेंट्स ना आए, इसलिए फिक्स करते हैं। प्रोप्स टू स्लैब्स, स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर के लिए, अगर स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर से कम है तो 7 days में निकाल सकते हैं। स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर से 14 days में हम निकाल सकते हैं। प्रोप्स टू बीम्स एंड आर्चेस, उसके लिए ये टाइम दिया गया है। अगर 6 मीटर का स्पैन है, अप टू 6 मीटर स्पैन है तो 14 days, ओवर 6 मीटर है तो 21 days। तो ये हमें वैल्यूज याद रख लेनी है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको इसके अलावा कोई टॉपिक लगता है जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, या जो हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उनमें कोई भी आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।